नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज बिपिन चंद्रा की किताब इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की हमारी सीरीज में हम चैप्टर 34 पर चर्चा करेंगे, द क्राइसिस एट त्रिपुरी टू द क्रिप्स मिशन। हाँ, और आज का फोकस खास तौर पर रहेगा त्रिपुरी संकट यानी त्रिपुरी क्राइसिस पर। ये कांग्रेस के इतिहास का एक बहुत ही अहम और कहीं तो नाटकीय मोड़ था। बिल्कुल। तो माहौल कुछ ऐसा बन रहा था कि 1937 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत हासिल की थी, है ना? और कई प्रांतों में पॉपुलर मिनिस्ट्रीज भी बनाई। हाँ बिल्कुल। इससे देश में पावर बैलेंस जबरदस्त तरीके से शिफ्ट हुआ था। मतलब कॉलोनियल अथॉरिटीज के मुकाबले कांग्रेस का वजन बढ़ गया था, उनकी साख बढ़ी थी। और इसी माहौल में लेफ्ट विंग मतलब वामपंथी पार्टियां और उनके विचार भी तेजी से फैल रहे थे। सही कहा। इसका सीधा असर नेशनलिस्ट खेमे में दिख रहा था, खासकर युवाओं में। एक नई मिलिटेंसी, एक नया जोश, एक अर्जेंसी दिख रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि भाई स्टेज बिल्कुल सेट है नेशनलिस्ट मूवमेंट के एक और बड़े उभार के लिए। एवरीथिंग वाज फॉलिंग इनटू प्लेस, है ना? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा था, लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो आता ही है। ठीक इसी क्रिटिकल मोड पर कांग्रेस को अपने टॉप लेवल पर ही एक बड़े संकट से गुजरना पड़ा। अंदरूनी संकट। हाँ, बिल्कुल अंदरूनी। और मजे की बात यह है कि कांग्रेस में ऐसा होना कोई बहुत नई बात नहीं थी। जैसे हर कुछ सालों में हो ही जाता था, कोई रिकरिंग फैमिली ड्रामा जैसा। अच्छा, फैमिली ड्रामा, ये तो दिलचस्प एनालॉजी है। तो इस बार का ड्रामा क्या था? इस बार का मुद्दा था अध्यक्ष पद का चुनाव, प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। 1938 में तो सुभाष चंद्र बोस यूनानिमस चॉइस थे, मतलब सब सहमत थे उनके नाम पर, कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल, 1938 में कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं हुआ, लेकिन 1939 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। और इस बार उनका प्लेटफॉर्म, उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। कैसे अलग था? इस बार वो खुद को मिलिटेंट पॉलिटिक्स और जो रेडिकल ग्रुप्स उभर रहे थे उनके स्पोक्सपर्सन के तौर पर पेश कर रहे थे। अच्छा, तो वो एक तरह से एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप को चैलेंज कर रहे थे। हाँ, एक तरह से 21 जनवरी 1939 को जब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, तो बोस ने साफ कहा कि वो नए विचारों, आइडियोलॉजीज, समस्याओं और प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका कहना था कि ये नए विचार भारत में एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल के तेज होने के साथ उभरे हैं और इसलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अब सिर्फ चेहरों पर नहीं बल्कि उम्मीदवारों के बीच डेफिनेट प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम्स के आधार पर लड़े जाने चाहिए। मतलब वो कह रहे थे कि अब मुद्दों पर बात हो, पॉलिसी पर चुनाव हो, सिर्फ पर्सनालिटी पर नहीं। ये तो काफी रैडिकल बात थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल, वो कांग्रेस की चली आ रही परंपरा को सीधी चुनौती दे रहे थे। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया, जैसे कि आपने कहा। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे दिग्गज नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 4 और सदस्य, मतलब करीब करीब पूरी टॉप लीडरशिप। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मिलकर एक काउंटर स्टेटमेंट जारी किया। और उसमें क्या कहा उन्होंने? उनका तर्क था कि भाई कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव में आइडियोलॉजीज, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज की बात करना ही इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट? क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये सब चीजें तो एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और वर्किंग कमेटी जैसी बॉडीज तय करती हैं। प्रेसिडेंट का काम पॉलिसी बनाना नहीं है। तो प्रेसिडेंट का काम क्या है उनके हिसाब से? उनके मुताबिक प्रेसिडेंट का पद तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जैसा है, जो राष्ट्र की एकता और सॉलिडेरिटी को रिप्रेजेंट और सिंबलाइज करता है। वो एक फिगर हेड है, पॉलिसी मेकर नहीं। अच्छा, मतलब जैसे देश में राष्ट्रपति होते हैं उस तरह का रोल। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और इन नेताओं ने गांधी जी की ब्लेसिंग्स के साथ पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार बना दिया। तो अब मुकाबला सीधा हो गया, बोस बनाम सीतारमैया। एकदम, एक तरफ बोस जो मिलिटेंट अप्रोच और नई नीतियों की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ सीतारमैया जिन्हें गांधी जी और कांग्रेस के स्थापित नेतृत्व का पूरा समर्थन था। और नतीजा वो तो और भी ड्रामेटिक रहा। बहुत ड्रामेटिक। 29 जनवरी को जब वोट गिने गए, सुभाष बोस जीत गए। उन्हें 1580 वोट मिले। और सीतारमैया को? सीतारमैया को 1377 वोट मिले। हार गए वो। लेकिन इस पर गांधी जी का रिएक्शन वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, है ना? बिल्कुल, गांधी जी ने पब्लिकली कहा कि सीतारमैया की हार उनकी हार से ज्यादा मेरी हार है। बाप रे, ये तो बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। मतलब उन्होंने इसे पर्सनल हार बना लिया। हाँ, ऐसा लगा जैसे घर के मुखिया ने कह दिया हो कि ये फैसला मेरा अपमान है। इसे एक बयान ने कांग्रेस के अंदर की दरारें और चौड़ी कर दी, संकट और गहरा गया। तो बोस जीत तो गए, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया।
हाँ बिल्कुल। बोस का चुनाव किसी मसले का हल नहीं निकला, बल्कि उसने त्रिपुरी सेशन में जो संकट पहले से ही सुलग रहा था उसे और भड़का दिया। फ्यूल टू द फायर वाला काम हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसके मुख्य कारण क्या थे? देखिए, इसके दो मुख्य कारण समझ में आते हैं। पहला कारण था बोस ने चुनाव प्रचार के दौरान जो तरीका अपनाया, जो प्रोपोगेंडा किया। उन्होंने सरदार पटेल और ज्यादातर टॉप कांग्रेस लीडरशिप, जिन्हें वो अक्सर राइटिस्ट कहते थे, हाँ, दक्षिणपंथी, उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सरेआम उन पर गंभीर आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए थे? उन्होंने कहा कि ये नेता फेडरेशन के सवाल पर, यानी वो 1935 एक्ट वाला संघीय ढांचा, उस पर ब्रिटिश सरकार के साथ गुपचुप समझौता करने की फिराक में है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। अरे, ये तो बहुत संगीन आरोप था। और सुनिए, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इन नेताओं ने तो कॉम्प्रोमाइज के बाद बनने वाली प्रोस्पेक्टिव सेंट्रल मिनिस्टर्स की लिस्ट भी तैयार कर ली है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब पद बांटने की तैयारी भी हो गई थी। बॉस का तो यही कहना था, और इसीलिए वो कह रहे थे कि ये लोग एक लेफ्टिस्ट को अध्यक्ष नहीं चाहते जो इस कॉम्प्रोमाइज के रास्ते में कांटा बन सकता है, नेगोशिएशंस में ऑब्स्टिकल्स डाल सकता है। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों से क्या अपील की? उन्होंने अपील की कि वे एक लेफ्टिस्ट और जेन्युइन एंटी फेडरेशनिस्ट को वोट दें, मतलब जो सच में फेडरेशन का विरोधी हो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। ये तो सीधे सीधे अपने ही सीनियर साथियों की नियत और उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाना हो गया। बिल्कुल। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के दूसरे भाग में इसे और भी साफ लिखा। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में लेखक, यानी खुद बोस, ने कांग्रेस पार्टी के ब्रिटेन के साथ किसी भी समझौते के विरोध को स्टिफन करने, मतलब और मजबूत करने की पूरी कोशिश की, और इससे गांधीयन सर्कल्स में अनॉयंस हुई, नाराजगी हुई, जो उस समय ब्रिटिश सरकार के साथ एक अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद कर रहे थे। ओह, तो वो कह रहे थे कि गांधीवादी खेमा समझौता चाहता था। हाँ, और उन्होंने ये भी लिखा कि गांधीयंस अपने मिनिस्टेरियल और पार्लियामेंट्री काम में डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी नेशनल स्ट्रगल के खिलाफ थे। ये तो बहुत ही तीखे आरोप थे। मतलब वो कह रहे थे कि गांधीवादी सत्ता का सुख भोगना चाहते थे, संघर्ष नहीं। इसेंशियली हाँ, ये बहुत डायरेक्ट एक्यूजेशन था। जाहिर है जिन नेताओं पर ये आरोप लगे उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। बिल्कुल, उन्हें ये आरोप बेहद नागवार गुजरे। उन्होंने इसे स्लैंडर कहा, बदनामी कहा। उनका क्या जवाब था? उन्होंने एक बयान में कहा, सुभाष बाबू ने फेडरेशन के अपने विरोध का उल्लेख किया है। यह विरोध तो वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है, यह तो कांग्रेस की पॉलिसी है। मतलब वो कह रहे थे कि भाई फेडरेशन का विरोध तो हम सब कर रहे हैं, ये कांग्रेस का स्टैंड है, इसमें नया क्या है, आप हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं? एग्जैक्टली, उनका पॉइंट था कि ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, पार्टी की घोषित नीति है। बोस के चुनाव के बाद क्या हुआ? इन नेताओं का क्या रुख रहा? बोस के चुनाव के बाद स्थिति और खराब हो गई। जिन नेताओं पर बोस ने कॉम्प्रोमाइज का आरोप लगाया था, उन्हें लगा कि भाई अब ऐसे अध्यक्ष के साथ काम करना मुश्किल है जिसने सरेआम हमारी नेशनलिस्ट बोनाफाइड्स पर ही सवाल उठा दिया हो। समझ आता है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। और इससे पहले 31 जनवरी को गांधी जी का वो बयान तो आ ही चुका था। हाँ, मेरी हार वाला। उसी बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि सुभाष बाबू अब एक कंटेस्टेड इलेक्शन में चुने गए अध्यक्ष हैं। ये उन्हें एक होमोजीनियस कैबिनेट चुनने और बिना किसी बाधा के अपने प्रोग्राम को इन्फोर्स करने में सक्षम बनाता है। अच्छा, तो ये एक तरह की चुनौती थी कि ठीक है, अब आप जीत गए हैं, अपनी टीम बनाइए और अपना एजेंडा लागू करके दिखाइए। हाँ बिल्कुल, इट वॉज लाइक सेइंग, ओके, शो अस व्हाट यू गॉट, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। और इसका इमीडिएट असर क्या हुआ? क्या बोस में अपनी टीम बनाई? असर ये हुआ कि वर्किंग कमेटी के 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। 12 सदस्यों ने? मतलब लगभग पूरी कमेटी ने। हाँ, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था। वर्किंग कमेटी ही तो कांग्रेस की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, जो सारे फैसले लेती थी। उनके इस्तीफे का मतलब था कि बोस के पास काम करने के लिए कोई टीम ही नहीं बची। जैसे कैप्टन की टीम ही खेलने से मना कर दे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का क्या हुआ? क्या उन्होंने भी इस्तीफा दिया? नहीं, ये दिलचस्प बात है। नेहरू ने उन 12 लोगों के साथ इस्तीफा नहीं दिया। क्यों? वो तो बोस के तरीकों से खुश नहीं थे, जैसा आपने बताया। हाँ, वो खुश नहीं थे। उन्हें बोस का सार्वजनिक रूप से अपने साथियों पर हमला करना पसंद नहीं आया था। लेकिन वो बोस से पूरी तरह असहमत भी नहीं थे, या शायद वो पार्टी में फूट को और गहरा नहीं करना चाहते थे। चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था कि इस चुनाव में कोई प्रिंसिपल्स या प्रोग्राम्स दांव पर नहीं हैं। तो वो एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। शायद वो बोस द्वारा अपने सहयोगियों पर लगाए गए आरोपों से बहुत नाखुश थे।
और वो इस बात से भी सहमत नहीं थे कि ये लड़ाई सिर्फ लेफ्ट और राइट के बीच की है। उन्होंने ये बात कही थी बोस से? हाँ बिल्कुल। 4 फरवरी 1939 को उन्होंने सुभाष को एक लंबा पत्र लिखा था। उसका एक हिस्सा बहुत रेलेवेंट है। क्या लिखा था उसमें? नेहरू ने लिखा, मुझे नहीं पता कि आप किसे लेफ्टिस्ट मानते हैं और किसे राइटिस्ट। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आपके बयानों में इन शब्दों का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, उससे लगता है कि गांधी जी और जिन्हें वर्किंग कमेटी में उनका समूह माना जाता है, वे राइटिस्ट नेता हैं। उनके विरोधी चाहे वे कोई भी हों, लेफ्टिस्ट हैं। ये मुझे पूरी तरह से गलत विवरण लगता है। उन्होंने आगे लिखा, मुझे लगता है कि कई तथाकथित लेफ्टिस्ट तथाकथित राइटिस्ट से ज्यादा राइट हैं। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और पुरानी कांग्रेस लीडरशिप की आलोचना करने और हमला करने की क्षमता राजनीति में लेफ्टिज्म की कसौटी नहीं है। मुझे लगता है कि लेफ्ट और राइट शब्दों का इस्तेमाल आमतौर पर पूरी तरह से गलत और कंफ्यूजिंग रहा है। ये तो बहुत गहरी बात कही नेहरू ने। कमजोरी की ओर इशारा करना उचित नहीं है। वाह, नेहरू का पॉइंट तो आज भी कितना वैलिड लगता है ना? सोशल मीडिया पर देखो, लोग लेबल्स लगा के चिल्लाते रहते हैं, पर असल पॉलिसी पर बात कम होती है। सही कहा। नेहरू कह रहे थे कि लेबल्स छोड़ो, पॉलिसी बताओ। फेडरेशन का विरोध तो सब कर रहे थे, तो फिर ये झगड़ा किस बात का? क्या ये सिर्फ पर्सनैलिटीज का क्लैश था या सत्ता का संघर्ष, या फिर कुछ और भी था? हाँ, यहीं पर मामला और गहरा हो जाता है। ये सिर्फ लेबल्स या पर्सनैलिटीज का टकराव नहीं था। इस बोस गांधी बहस के मूल में पॉलिसी और टैक्टिक्स को लेकर बुनियादी मतभेद थे। फंडामेंटल डिफरेंसेस इन स्ट्रैटेजी। अच्छा, तो ये सिर्फ ऊपरी झगड़ा नहीं था, जड़ें गहरी थी। बिल्कुल। ये मतभेद क्यों थे? इसके कई पहलू थे। पहला, पॉलिटिकल रियलिटी को देखने का नजरिया दोनों का अलग था। डिफरिंग परसेप्शंस थीं। दूसरा, कांग्रेस की अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन, असेसमेंट दोनों का अलग था। तीसरा, संघर्ष के लिए जनता कितनी तैयार है, इस पर राय बिल्कुल अलग थी। और चौथा, मास मूवमेंट कैसे बनाया जाए, उसे लीड कैसे किया जाए, इस पर भी दोनों के वर्किंग स्टाइल्स, उनके तरीके बहुत अलग थे। तो चलिए इन बुनियादी मतभेदों को जरा विस्तार से समझते हैं। सुभाष बोस का क्या मानना था इस बारे में? उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए, बोस का मानना था कि कांग्रेस अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो इमीडिएट स्ट्रगल, मतलब तत्काल संघर्ष शुरू कर सकती है। उन्हें लगता था ऑर्गेनाइजेशन तैयार है? हाँ, उन्हें लगता था संगठन तैयार है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, जनता भी ऐसे संघर्ष के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। उन्हें जनता की तैयारी पर इतना भरोसा क्यों था? उन्हें विश्वास था, जैसा उन्होंने बाद में लिखा भी, कि देश आंतरिक रूप से क्रांति के लिए पहले से कहीं अधिक परिपक्व था। मतलब इंटरनली राइप फॉर रेवोल्यूशन। हाँ बिल्कुल। और आने वाला इंटरनेशनल क्राइसिस यानी वर्ल्ड वॉर II, जिसके बादल मंडरा रहे थे, भारत को अपनी मुक्ति प्राप्त करने का ऐसा अवसर देगा जो मानव इतिहास में दुर्लभ है। तो वो इंटरनेशनल सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते थे, नाउ और नेवर वाला मामला। एग्जैक्टली। वो इस मौके को किसी भी कीमत पर चूकना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने त्रिपुरी में अपने अध्यक्षीय भाषण में एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान रखा। क्या था वो एक्शन प्लान? उन्होंने प्रस्ताव रखा, ब्रिटिश सरकार को तुरंत 6 महीने का अल्टीमेटम दिया जाए। अल्टीमेटम? किस बात का? कि वो भारत की स्वतंत्रता की राष्ट्रीय मांग को स्वीकार करें, और अगर 6 महीने में वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो फिर एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक बड़ा जन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाए। एकदम एक्शन ओरिएंटेड, कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच। दूसरी तरफ गांधी जी की परसेप्शंस बिल्कुल अलग थी। क्या वो संघर्ष नहीं चाहते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांधी जी भी मानते थे कि आजादी जीतने के लिए मास स्ट्रगल का एक और दौर जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। वो खुद कह रहे थे कि भारतीय एक इम्पॉसिबल सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। हाँ, आपने बताया था, उन्होंने जुलाई 1938 में लिखा था कि संघर्ष तो होगा। हाँ, उन्होंने लिखा था, जो अंधकार मुझे घेरे हुए प्रतीत होता है वो गायब हो जाएगा, और चाहे दांडी मार्च से भी अधिक शानदार लड़ाई के साथ या उसके बिना, भारत अपना हक पा लेगा। मतलब संघर्ष तो था उनके मन में भी। तो फिर दिक्कत कहाँ थी? वो बोस के अल्टीमेटम वाले आइडिया से सहमत क्यों नहीं थे? टाइमिंग। एग्जैक्टली। गांधी जी का मानना था कि अल्टीमेटम देने का या बड़ा आंदोलन छेड़ने का ये सही समय, राइट टाइम नहीं था। क्यों नहीं था? क्या कारण थे उनके हिसाब से? उनके हिसाब से न तो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन खुद इसके लिए तैयार थी, और न ही जनता पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थी। मतलब तैयारी में कमी थी। हाँ, उनका मानना था कि भारतीयों को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए,
पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, जैसे किसी बड़ी लड़ाई से पहले सेना को तैयार करना होता है, डिसिप्लिन लाना होता है, अंदरूनी झगड़े खत्म करने होते हैं। वैसे ही कांग्रेस को पहले अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर करना होगा। बिल्कुल, संगठन को मजबूत करना होगा। गांधी जी को लग रहा था कि तैयारी अभी अधूरी है, बिना पूरी तैयारी के लड़ाई छेड़ना ठीक नहीं होगा। उन्होंने अपनी ये बात और स्पष्ट की थी कहीं? हाँ, 5 मई 1939 को एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी स्थिति और साफ की। उन्होंने कहा, वो मानते हैं कि हमारे पास लड़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन है। मैं उनके विचारों का पूरी तरह से विरोधी हूँ। आज हमारे पास लड़ाई के लिए कोई संसाधन नहीं है। कोई संसाधन नहीं है, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और उन्होंने कारण भी गिनाए। कहा, सांप्रदायिक कलह की कोई सीमा नहीं है, बिहार के किसानों के बीच हमारी वैसी पकड़ नहीं है जैसी हुआ करती थी। मतलब जमीनी हकीकत अलग थी उनके हिसाब से। हाँ, उन्होंने कहा, अगर आज मुझसे दांडी मार्च जैसा कुछ शुरू करने के लिए कहा जाए तो मुझ में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। हम मजदूरों और किसानों के बिना कुछ कैसे कर सकते हैं? देश तो असल में उन्हीं का है। मैं इस हालत में नहीं हूं कि सरकार को अल्टीमेटम जारी करूं। ऐसा करने से देश का केवल उपहास होगा, मजाक उड़ेगा। तो गांधी जी की चिंता मुख्य रूप से संगठन की स्थिति को लेकर थी। हाँ, सबसे बढ़कर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के उनके अपने असेसमेंट पर उनके विचार आधारित थे। उन्हें पक्का यकीन था कि संगठन के अंदर करप्शन और इनडिसिप्लिन ने उसकी लड़ने की क्षमता को विटिएट कर दिया है, मतलब बुरी तरह दूषित, कमजोर कर दिया है। ये करप्शन और इनडिसिप्लिन किस तरह का था? कांग्रेस जनों के बीच बढ़ती आपसी प्रतिद्वंदिता और झगड़ों, म्यूचुअल राइवलरीज और बिकरिंग्स का मुद्दा उठाया था। अच्छा। पार्टी चुनावों में बोगस मेंबरशिप और फर्जी वोटिंग, इम्पर्सनेशन की शिकायतें थीं। कांग्रेस कमिटीज पर कब्जा करने के लिए गुटबाजी और जोड़तोड़ एफर्ट्स टू कैप्चर कांग्रेस कमिटीज चल रही थीं। मतलब पार्टी के अंदर ही सत्ता संघर्ष चल रहा था। हाँ, और गांधी जी को लग रहा था कि कांग्रेस में अथॉरिटी का सामान्य पतन हो रहा है, अच्छा। डिसिप्लिन खत्म हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि संगठन अंदर से खोखला हो रहा है, जैसे किसी इमारत की नींव कमजोर हो जाए। रिपल्सिलिएबिलिटी है, जैसे किसी बिल्डिंग की नींव कमजोर हो तो उस पर और मंजिलें खड़ी करना खतरनाक हो सकता है। गांधी जी को लग रहा था पहले नींव ठीक करनी होगी, संगठन को शुद्ध और मजबूत करना होगा, तभी बड़ा संघर्ष छेड़ा जा सकता है। उनका फोकस ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग पर था, इमीडिएट कॉन्फ्रंटेशन पर नहीं। तो ये था त्रिपुरी संकट का पूरा बैकड्रॉप। एक तरफ सुभाष बोस का जोश, इमीडिएट एक्शन की मांग, इंटरनेशनल सिचुएशन का फायदा उठाने की बात, और दूसरी तरफ गांधी जी का संयम, ऑर्गेनाइजेशन की अंदरूनी कमजोरियों पर गहरी चिंता और मास मूवमेंट के लिए सही समय और पूरी तैयारी पर उनका जोर। ये सिर्फ दो नेताओं का मतभेद नहीं था, है ना? ये आजादी की लड़ाई की स्ट्रैटेजी, उसकी दिशा को लेकर एक गहरा फंडामेंटल टकराव था। बिल्कुल, ये संकट सिर्फ अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं था, ये कांग्रेस के भविष्य और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक क्रिटिकल जंक्चर था। इसके परिणाम बहुत दूर तक गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि त्रिपुरी कांग्रेस सेशन में इस गहरे संकट का समाधान निकालने की क्या कोशिशें हुई और उसके तात्कालिक परिणाम क्या निकले। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही क्रूशियल और दिलचस्प मोड़ पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हमें 1939 के आसपास ले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। त्रिपुरी कांग्रेस सेशन का संकट, सुभाष चंद्र बोस का प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का बनना और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हाँ। और उस पे कांग्रेस के सामने जो बड़ी दुविधा खड़ी हुई, मतलब वो टाइम था जब अंदर भी पॉलिटिक्स गर्म थी और बाहर दुनिया में भी तूफान आने वाला था। बिल्कुल सही। ये वो दौर था जब कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग अप्रोच, उसको लेकर काफी खिंचतान चल रही थी। गांधीवादी तरीका था, बोस का थोड़ा रेडिकल नजरिया था, नेहरू का अपना एक मिडिल पाथ था, फिर सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों की अपनी लाइन, और बाहर दुनिया एक वर्ल्ड वॉर की आग में घिर रही थी। ये सोर्सेज हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते बल्कि उस समय के लीडर्स की सोच। हाँ, उनकी सोच, उनके सामने जो रियल लाइफ चैलेंजेस आए, उनके फैसलों के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी, ये सब समझने में मदद करते हैं। इट्स लाइक पीलिंग बैक द लेयर्स ऑफ हिस्ट्री, सही कहा। तो कहानी शुरू होती है मार्च 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस सेशन से। सुभाष चंद्र बोस दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए थे। हाँ। और इस बार उन्होंने गांधी जी के पसंदीदा कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। ये काफी बड़ी विक्ट्री थी। बहुत बड़ी।
ऐसा लगा जैसे कांग्रेस के अंदर का यूथ या जो लोग ब्रिटिश राज के खिलाफ ज्यादा एग्रेसिव एक्शन चाहते थे, उन्होंने अपना मैसेज दे दिया। पर लगता है ये जीत उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिख रही थी। क्या बोस ने अपने सपोर्ट बेस को थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर लिया था? हाँ, सोर्सेज यही इशारा करते हैं। बोस को वोट मिलने के कई कारण थे। सबसे बड़ा तो यही था कि वो उस वक्त मिलिटेंट पॉलिटिक्स के सिंबल बन गए थे। मिलिटेंट पॉलिटिक्स? हाँ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा तेज, ज्यादा जुझारू रवैया। बहुत से लोग, खासकर यंग जनरेशन, अंग्रेजों की ढुलमुल पॉलिसी से तंग आ चुके थे। वो चाहते थे कि अब बस आर पार की लड़ाई हो। एक्शन चाहिए था। एक्शन चाहिए था, और बोस उनकी आवाज बन गए थे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि जिन्होंने बोस को वोट दिया वो सब गांधी जी या कांग्रेस की जो पुरानी लीडरशिप थी हाँ। उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे थे। वो बस चाहते थे कि अब गियर बदला जाए, स्पीड बढ़ाई जाए, अंग्रेजों पर प्रेशर और बढ़ाया जाए। राइट। और ये बात त्रिपुरी सेशन में ही क्लियर हो गई जब गोविंद बल्लभ पंत एक प्रस्ताव लेकर आए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मूव था, है ना? हाँ, बिल्कुल। प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस को पुरानी वर्किंग कमेटी पर पूरा भरोसा है, यानी गांधी जी की लीडरशिप वाली टीम पर। हाँ। पिछले 20 साल की कांग्रेस की पॉलिसीज और गांधी जी के नेतृत्व में पूरी आस्था है। और सबसे अहम बात, नए अध्यक्ष यानी बोस से कहा गया कि वो अपनी वर्किंग कमेटी गांधी जी की इच्छा के अनुसार ही चुने। मतलब प्रेसिडेंट आप बन गए, लेकिन आपकी कोर टीम कौन होगी ये आप नहीं, पिछले लीडर की मर्जी से तय होगा। ये तो अजीब बात हुई। हाँ, ये तो कुछ वैसा हो गया जैसे कॉलेज इलेक्शन में आप प्रेसिडेंट बन जाएं और प्रिंसिपल कहें अपनी टीम हमारे फेवरेट प्रोफेसर से पूछकर बनाना। बोस के लिए तो ये बहुत मुश्किल सिचुएशन रही होगी। बिल्कुल। और मजे की बात, ये प्रस्ताव भारी बहुमत से पास भी हो गया। अच्छा। हाँ, ये बोस के लिए एक क्लियर सिग्नल था कि भाई अब चुनाव जीत गए हैं, लेकिन कांग्रेस संगठन पर, उसकी पॉलिसीज पर गांधी जी का प्रभाव अब भी बहुत गहरा है। पर यहाँ एक और ट्विस्ट आया। क्या? गांधी जी ने इस प्रस्ताव को एंडोर्स नहीं किया। उन्होंने बोस पर कोई कमेटी थोपने से साफ इनकार कर दिया। अरे! उन्होंने बोस से कहा, नहीं, आप अध्यक्ष हैं, आप अपनी पसंद की कमेटी खुद बनाइए। अच्छा, ये तो मास्टर स्ट्रोक था। हाँ, एक तरह से गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने गेंद वापस बोस के पाले में डाल दी। अब प्रेशर बोस पर आ गया। चुनाव जीते हो तो अब अपनी टीम बनाओ और कांग्रेस को अपने विजन के हिसाब से चलाकर दिखाओ। लेकिन बोस ने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं किया। वो एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गए। सोर्स बताते हैं कि वो ये तो समझते थे कि अकेले दम पर या सिर्फ अपने सपोर्टर्स के साथ वो इतना बड़ा संगठन नहीं चला सकते। उन्हें पुराने नेताओं के एक्सपीरियंस, उनके नेटवर्क की जरूरत थी। लेकिन दूसरी तरफ वो पंथ प्रस्ताव के पीछे जो मेजॉरिटी का सेंटिमेंट था, उसे भी पूरी तरह मानने को तैयार नहीं थे। सही बात है। वो अपनी शर्तों पर अपने रैडिकल एजेंडे के साथ लीड करना चाहते थे। एक तरह का स्टैंड ऑफ बन गया था। बिल्कुल। उनकी सोच, अगर उसे बेस्ट पॉसिबल लाइट में देखें, तो शायद ये थी कि आने वाला जो मास स्ट्रगल है, हाँ। उसका चेहरा तो गांधी जी ही रहे, क्योंकि जनता पर उनका जो करिश्माई प्रभाव था उसे कोई नकार नहीं सकता था। सही बात है। लेकिन स्ट्रगल की जो स्ट्रैटेजी होगी, जो तरीके होंगे, वो उनके बोस के और लेफ्ट विंग यानी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों के बताए हुए हों। अच्छा, मतलब इंजन गांधी जी का, पर स्टीयरिंग व्हील बोस और लेफ्ट के हाथ में। कुछ ऐसा ही। लेकिन गांधी जी इस मॉडल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका स्टैंड एकदम क्लियर था। या तो वो कांग्रेस को अपनी आइडियोलॉजी, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने स्टाइल से लीड करेंगे, या फिर लीडरशिप छोड़ देंगे। उन्होंने बोस को खत में लिखा भी था, जिसका जिक्र मिलता है, इफ योर प्रोग्नोसिस इज राइट, आई एम अ बैक नंबर एंड प्लेड आउट एज द जनरलिसिमो ऑफ सत्याग्रह। बाप रे, सीधी बात। हाँ, मतलब अगर तुम्हारी भविष्यवाणी सही है कि अब मेरे तरीकों का वक्त खत्म हो गया है, तो मैं एक पुराना नंबर बन चुका हूं और सत्याग्रह के सेनापति के तौर पर मेरा खेल खत्म हो गया है। इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकता था? हाँ, और राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि गांधी जी और दूसरे सीनियर लीडर्स ऐसी सिचुएशन कभी एक्सेप्ट नहीं करते जहां स्ट्रैटेजी कोई और बनाए, प्लान कोई और दे, लेकिन उसे लागू करने की पूरी जिम्मेदारी उनकी हो। बिल्कुल। ये तो आज भी होता है। ऑफिस में सोचिए, आपका बॉस कहे आइडिया तुम दो, प्लान तुम बनाओ, लेकिन प्रोजेक्ट फेल हुआ तो जिम्मेदार मैं हूंगा। कोई मानेगा? नहीं ना। नहीं मानेगा। ये तो वही बात हुई ना कि जिम्मेदारी आपकी, पर चलाने वाला कोई और। एग्जैक्टली। जिम्मेदारी और अथॉरिटी साथ साथ चलते हैं। गांधी जी और पुराने नेता जानते थे कि अगर बोस की रैडिकल स्ट्रैटेजी फेल होती तो ठीक रहा उनके सिर फूटता। ये प्रैक्टिकल नहीं था। बिल्कुल।
तो बोस के लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो गया। नेहरू ने बहुत कोशिश की। हाँ, नेहरू ने कोशिश की थी ना सुलह कराने की। हाँ, उन्होंने दोनों पक्षों के बीच बैलेंस बनाने की, सुलह कराने की बहुत कोशिश की। बोस को समझाया कि इस्तीफा ना दे, बातचीत से हल निकालें। दूसरी तरफ गांधी जी और वर्किंग कमेटी के बाकी सदस्यों से भी कहा कि थोड़ा नरम रुख अपनाएं, बोस की जीत का सम्मान करें। लेकिन बोस अपनी बात पर अड़े रहे। वो चाहते थे कि वर्किंग कमेटी में नए रेडिकल लोग हों जिन्होंने उन्हें चुनाव जिताने में मदद की थी। राइट। पर वो खुद गांधी जी की मर्जी के बिना कमेटी बनाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। ये एक तरह का डेडलॉक था, जहां कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। हाँ, तो नतीजा वही हुआ जो ऐसे डेडलॉक में अक्सर होता है। बोस ने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। हाँ, राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस ने एक और अंदरूनी संकट झेला, लेकिन संगठन टूटा नहीं। ये भी बड़ी बात है। ये दिखाता है कि उस वक्त कांग्रेस के अंदरूनी मैकेनिज्म कितने मजबूत थे कि इतने बड़े टकराव के बाद भी वो एक साथ बने रहें। सार यही था कि बोस बदलाव चाहते थे, पर कांग्रेस के स्थापित ढांचे और गांधी के गहरे प्रभाव को पूरी तरह नकार नहीं पाए। और यही गतिरोध उनके इस्तीफे की वजह बना। अच्छा, यहाँ एक और बात है। बोस को इस मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर के लेफ्ट विंग का पूरा सपोर्ट मिला था, मतलब सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। ये बहुत जरूरी सवाल है। सोर्स बताते हैं कि उन्हें वैसा सपोर्ट नहीं मिला जैसा शायद वो उम्मीद कर रहे थे। अच्छा। हाँ, त्रिपुरी सेशन में या उसके बाद भी ये पार्टियां बोस के रैडिकल विचारों से सहमत तो थीं, लेकिन वो राष्ट्रीय आंदोलन को इस मोड़ पर बांटना नहीं चाहती थीं। ओके। उनका मानना था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए कांग्रेस की यूनिटी हर कीमत पर बनाए रखनी है। बिल्कुल, जैसे सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने त्रिपुरी के बाद साफ कहा कि साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के हित में किसी एक गुट का एक्सक्लूसिव नेतृत्व नहीं चाहिए, बल्कि एक जॉइंट लीडरशिप होनी चाहिए। हाँ, वो समझ रहे थे कि गांधी जी के बिना मास मोबिलाइजेशन मुश्किल होगा। एग्जैक्टली। और सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी पीसी जोशी ने तो अप्रैल 1939 में एक लेख में लिखा भी कि आज सबसे बड़ा क्लास स्ट्रगल हमारा नेशनल स्ट्रगल है और कांग्रेस इस नेशनल स्ट्रगल का मुख्य हथियार है, इसलिए उसकी एकता बनाए रखना हमारा पहला काम है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक सोच थी। सही बात है। मतलब देश की आजादी का बड़ा लक्ष्य पार्टी के अपने हितों से ऊपर था। बिल्कुल। तो इस इस्तीफे के बाद मई 1939 में सुभाष बोस और उनके समर्थकों ने कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या ये कांग्रेस से अलग हो गए थे? नहीं, शुरू में फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस से अलग पार्टी नहीं थी। इसका मकसद कांग्रेस के अंदर रहकर ही पॉलिसीज को ज्यादा रैडिकल, ज्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड और साम्राज्यवाद विरोधी दिशा में ले जाना था। अच्छा, एक प्रेशर ग्रुप की तरह। हाँ, एक तरह से कांग्रेस के भीतर एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करने का इरादा था। लेकिन जब बोस ने 9 जुलाई को एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक प्रस्ताव के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट करने का कॉल दिया, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसे पार्टी डिसिप्लिन का उल्लंघन माना। अच्छा, तो पार्टी लाइन के खिलाफ जाने पर एक्शन हुआ। हाँ, वर्किंग कमेटी ने उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। उन्हें बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया और 3 साल के लिए कांग्रेस में कोई भी ऑफिस होल्ड करने से बैन कर दिया गया। ये दिखाता है कि कांग्रेस लीडरशिप, चाहे वो गांधीवादी हो या नेहरू या पटेल, संगठन के अनुशासन को लेकर कितनी सीरियस थी। सही। वो इंडिविजुअल लीडर की पॉपुलैरिटी से ज्यादा पार्टी के कलेक्टिव डिसीजंस को महत्व दे रहे थे। और ये सब चल ही रहा था। कांग्रेस के अंदर ये उथल-पुथल मची हुई थी कि दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। 1 सितंबर 1939। हाँ, नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू। बिल्कुल। जर्मनी इससे पहले ही ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस पहले हिटलर को लेकर अपीजमेंट की पॉलिसी अपना रहे थे। हाँ, तुष्टीकरण। हाँ, मतलब उसे खुश करने की, उसकी कुछ बातें मान लेने की नीति, ताकि युद्ध टल जाए। लेकिन पोलैंड पर हमले के बाद उनके पास कोई चारा नहीं बचा। उन्हें पोलैंड की रक्षा के वादे को निभाना था और 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। और भारत का क्या हुआ? क्या हमसे पूछा गया कि हम इस युद्ध में शामिल होना चाहते हैं या नहीं? यही तो सबसे बड़ी बात थी जिसने भारतीय नेताओं को चौंका दिया और नाराज कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने, मतलब वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने, हाँ, भारत की सेंट्रल लेजिस्लेचर या किसी भी चुने हुए भारतीय नेता से सलाह मशवरा किए बिना यूनिलैटरली, एक तरफा, बिना पूछे भारत को जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल घोषित कर दिया।
ये ऐसा था जैसे घर का मुखिया पूरे परिवार पर कोई बड़ा फैसला थोप दे बिना किसी से पूछे। सही बात है। ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट पर सीधी चोट थी। बिल्कुल। कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन था? क्योंकि कांग्रेस तो फासिबाद के हमेशा खिलाफ रही थी। हाँ, कांग्रेस की आइडियोलॉजी शुरू से एंटी फासिस्ट रही थी। उन्होंने इटली के इथियोपिया पर हमले की, स्पेन में फ्रैंको के फासिस्ट शासन की, चीन पर जापान के हमले की हमेशा निंदा की थी। तो उनकी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो फासिवाद के शिकार देशों और ब्रिटेन फ्रांस जैसी डेमोक्रेटिक ताकतों के प्रति सहानुभूति की ही थी। गांधी जी की प्रतिक्रिया तो बहुत इमोशनल थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। सोर्स बताते हैं कि उन्होंने वाइसरॉय से मुलाकात में कहा कि उन्हें लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट और वेस्टमिंस्टर एबे जैसी ऐतिहासिक इमारतों पर संभावित बमबारी की सोच कर ही दुख होता है। वो मित्र राष्ट्रों मतलब एलाइड कॉज के साथ पूरी सहानुभूति रखते थे और शुरुआत में ब्रिटेन को बिना शर्त सहयोग अनकंडीशनल सपोर्ट देने के पक्ष में थे। अच्छा, शुरुआत में? हाँ, ये उनकी अहिंसा और मानवतावादी सोच का प्रमाण था। लेकिन क्या ये इतना सीधा था? मतलब एक देश जो खुद गुलाम है वो दूसरों की आजादी की लड़ाई में कैसे शामिल हो? ये सवाल तो मन में आया ही होगा ना? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा मॉरल और पॉलिटिकल सवाल था जिसने कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को उलझन में डाल दिया। आप ब्रिटेन की मदद कैसे कर सकते हैं जो खुद आप पर शासन कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो जर्मनी से लड़ रहा है, जो शायद उससे भी बुरा है? क्या ये अपनी गुलामी को नजरअंदाज करना नहीं होगा? सही। इसी मुश्किल सवाल पर फैसला करने के लिए 10 से 14 सितंबर 1939 तक वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लंबी मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में कौन-कौन शामिल थे? क्या बोस भी थे जिनके साथ हाल ही में इतना टकराव हुआ था? हाँ, ये कांग्रेस की परंपरा थी कि ऐसे बड़े नेशनल इश्यूज पर फैसला करते समय वो अलग-अलग विचारों को सुनते थे, इसलिए सुभाष बोस को भी बुलाया गया। अच्छा। साथ ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण को भी इनवाइट किया गया। ये दिखाता है कि मतभेदों के बावजूद एक नेशनल क्राइसिस के समय वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार थे। तो मीटिंग में क्या अलग-अलग स्टैंड पॉइंट्स सामने आए? मीटिंग में गहरे मतभेद खुलकर सामने आए। एक तरफ गांधी जी थे जो मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति और नैतिक समर्थन के पक्ष में थे। हाँ। उनका मानना था कि हिटलर के तानाशाही नाजी जर्मनी और वेस्टर्न यूरोप के डेमोक्रेटिक देशों के बीच एक क्लियर मॉरल डिफरेंस है। राइट। दूसरी तरफ सुभाष बोस और सोशलिस्ट नेताओं का तर्क था कि ये युद्ध फंडामेंटली एक साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्ट युद्ध है। ओके। ब्रिटेन और फ्रांस भी अपने उपनिवेशों कॉलोनियल टेरिटरीज को बचाने या बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे जर्मनी नए इलाके चाहता था। तो ये सिर्फ दो साम्राज्यवादी गुटों की लड़ाई है। इसमें किसी एक का पक्ष लेना भारत के हित में नहीं है। उनका सुझाव था कि कांग्रेस को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मतलब जब ब्रिटेन युद्ध में फंसा हुआ है तो तुरंत एक बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़कर आजादी हासिल कर लेनी चाहिए। दुश्मन की मुश्किल हमारा मौका वाली अप्रोच थी। अच्छा, और नेहरू का क्या स्टैंड था? वो तो इंटरनेशनल अफेयर्स को काफी फॉलो करते थे। हाँ, जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का था और शायद सबसे ज्यादा नुआंस्ड। वो सालों से दुनिया को फांसीवाद और नाजी आक्रमण के खतरों से आगाह करते आ रहे थे। वो मानते थे कि नैतिक रूप से न्याय ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड के पक्ष में है। फांसीवाद मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है, इसमें कोई शक नहीं। सही। लेकिन साथ ही वो ये भी मानते थे कि ब्रिटेन और फ्रांस खुद बड़े साम्राज्यवादी देश हैं और ये युद्ध सिर्फ हिटलर की सनक का नतीजा नहीं बल्कि कैपिटलिज्म के जो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, हाँ, उसका परिणाम है। मतलब ये उस सिस्टम की प्रॉब्लम है जिसमें देश लगातार रिसोर्सेज, मार्केट्स और कॉलोनीज के लिए एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था। तो फिर नेहरू का सुझाव क्या था? क्या करें? नेहरू का तर्क था कि भारत को दो चीजें करनी चाहिए। एक, युद्ध में तब तक शामिल नहीं होना चाहिए जब तक वो खुद आजाद ना हो जाए। गुलामी की हालत में दूसरों की आजादी के लिए लड़ना एक तरह का पाखंड, हिपोक्रेसी होगी। और दो, ब्रिटेन की मुश्किलों का फायदा उठाकर तुरंत कोई बड़ा आंदोलन भी शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इनडायरेक्टली फांसीवादी ताकतों को मदद मिल सकती है। ओह, ये तो बड़ा बैलेंस्ड पर मुश्किल रास्ता था। हाँ, बहुत ही बैलेंस्ड लेकिन डिप्लोमेटिकली मुश्किल रास्ता था। ये नेहरू की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की गहरी समझ और उनके नैतिक द्वंद्वों को दिखाता है। और आखिर में कांग्रेस ने क्या फैसला लिया? गांधी जी, बोस या नेहरू, किसकी बात मानी गई? यहाँ एक दिलचस्प बात हुई।
गांधी जी ने देखा कि उनके सबसे करीबी सहयोगी जैसे सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद भी उनके शुरुआती अनकंडीशनल सपोर्ट वाले स्टैंड का समर्थन नहीं कर रहे थे। अच्छा। हाँ, वो भी नेहरू की तरह सोच रहे थे कि ब्रिटेन से पहले भारत की आज़ादी के बारे में क्लियर कमिटमेंट लेना जरूरी है। ये दिखाता है कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी जी की ही नहीं चलती थी, अंदरूनी बहस और असहमति की गुंजाइश थी। तो गांधी जी ने अपनी राय बदली और नेहरू के स्टैंड का समर्थन करने का फैसला किया और फिर इसी आधार पर वर्किंग कमेटी ने अपना प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था फाइनली? वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव ने सबसे पहले तो पोलैंड पर नाजी हमले और नाजीवाद फासीवाद की कड़े शब्दों में निंदा की, लेकिन साथ ही ये घोषणा भी की कि भारत ऐसे युद्ध में पार्टी नहीं बन सकता जो कथित तौर पर डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि वही स्वतंत्रता खुद भारत को नहीं दी जा रही है। ये ब्रिटेन की हिपोक्रेसी को उजागर करने वाली बात थी। बिल्कुल। प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार से एक सीधी मांग की गई, अगर आप वाकई लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं तो पहले इसे भारत में लागू करके दिखाइए। हाँ। खासतौर पर आप ये घोषणा कीजिए कि युद्ध खत्म होने पर भारत को लेकर आपके वॉर एम्स क्या हैं। क्या आप भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देंगे? प्रस्ताव में कहा गया कि अगर ब्रिटिश सरकार ऐसा क्लियर आश्वासन देती है तो स्वतंत्र भारत खुशी खुशी युद्ध में अन्य डेमोक्रेटिक देशों का साथ देगा। तो ये एक तरह से कंडीशनल सपोर्ट का ऑफर था। हाँ बिल्कुल, सशर्त सहयोग। क्या इसमें आंदोलन की भी कोई बात थी, धमकी वगैरह? हाँ, प्रस्ताव ने चेतावनी दी कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कांग्रेस जन संघर्ष मास स्ट्रगल शुरू करने पर मजबूर होगी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस लीडरशिप अभी भी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। जैसा कि नेहरू ने बाद में कहा, वो वायसराय और ब्रिटिश सरकार को हर संभव मौका देना चाहते थे कि वो सही कदम उठाएं। वो टकराव टालना चाहते थे अगर बातचीत से हल निकल सके। लेकिन क्या ब्रिटिश सरकार ने ये मौका भुनाया? उनका क्या जवाब था इस ऑफर पर? ब्रिटिश सरकार का जवाब पूरी तरह से निराशाजनक और नेगेटिव था। वायसराय लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया। अच्छा। इसमें उन्होंने फिर से वही पुरानी फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। उन्होंने भारत में अलग अलग समुदायों, खासकर हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेदों पर जोर दिया। ओहो, वही पुरानी चाल। हाँ, उन्होंने मुस्लिम लीग और रजवाड़ों को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस पूरे भारत की आवाज नहीं है। और उन्होंने ब्रिटेन के वॉर एम्स को सिर्फ आक्रमण का विरोध करने तक सीमित रखा। भारत की आजादी के बारे में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। क्या कोई ठोस प्रस्ताव दिया गया? कुछ तो कहा होगा। तात्कालिक उपाय के तौर पर उन्होंने बस एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाने का ऑफर दिया। कंसल्टेटिव कमेटी मतलब एक सलाहकार समिति जिसकी सलाह सरकार तब ले सकती है जब उसे जरूरी लगे। बिल्कुल दिखावा, जिसकी कोई असली पावर नहीं थी। हाँ, जैसे ऑफिस में होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे ऑफिस में कभी कभी जूनियर स्टाफ से फीडबैक लिया जाता है, पर फैसले पहले ही टॉप लेवल पर हो चुके होते हैं। और भविष्य के लिए वादा किया कि युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार भारत के विभिन्न समुदायों, दलों, हितों के प्रतिनिधियों और भारतीय रजवाड़ों से सलाह करेगी कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या सुधार किए जा सकते हैं। अरे, मतलब पूर्ण स्वराज का कोई जिक्र नहीं, बस एक्ट में सुधार, वो भी बाद में। हाँ, बस मौजूदा कानून में थोड़े बहुत बदलाव की बात, वो भी अनिश्चित भविष्य में। ये साफ तौर पर टालमटोल वाली बातें थीं। ये तो बहुत ही निराशाजनक जवाब था। क्या उनकी असलियत का कोई और सबूत भी मिला? मतलब पीछे क्या सोच रहे थे वो? हाँ बिल्कुल। कुछ महीने बाद वायसराय लिनलिथगो ने लंदन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड ज़ेटलैंड को एक सीक्रेट चिट्ठी लिखी जो बाद में सामने आई। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें उन्होंने साफ लिखा, मैं उस समय के बारे में बात करने को बहुत उत्सुक नहीं हूँ जिसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। मुझे शक है कि वो दिन अभी बहुत दूर है और मुझे लगता है कि हम इसके बारे में जितना कम कहें उतना ही बेहतर है। अरे बाप रे, मतलब नीयत साफ थी, भारत छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। बिल्कुल नहीं था, कम से कम निकट भविष्य में तो बिल्कुल नहीं। और ब्रिटिश सरकार का पब्लिक स्टैंड भी यही था, मतलब संसद में क्या कहा? हाँ, 18 अक्टूबर को ज़ेटलैंड ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भाषण दिया और फिर से भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेदों को खूब उछाला। उसने कांग्रेस को एक विशुद्ध हिंदू संगठन बताकर बदनाम करने की कोशिश की, जो कि सच नहीं था। सरासर झूठ था,
क्योंकि कांग्रेस में हर धर्म और इलाके के लोग शामिल थे। इन बयानों से ये एकदम क्लियर हो गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के दौरान या उसके बाद भारत पर अपनी पकड़ ढीली करने वाली नहीं है और जरूरत पड़ी तो वो कांग्रेस को दुश्मन मानने से भी नहीं हिचकेगी। इस पे भारत में क्या रिएक्शन हुआ? खासकर गांधी जी का जो शुरू में सहयोग की बात कर रहे थे, उन्हें कैसा लगा होगा? भारतीय जनता और नेशनल लीडरशिप में जबरदस्त गुस्सा था, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज शायद गांधी जी ही थे। उन्हें लगा कि उन्होंने ब्रिटेन के प्रति जो सदाशयता, जो गुडविल दिखाई थी, उसका जवाब उन्हें धोखे से मिला है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार वही पुरानी फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। उन्होंने वायसराय के बयान पर जो कहा वो बहुत मशहूर हुआ। कांग्रेस ने रोटी मांगी थी और उसे पत्थर मिला है। क्या बात कही, रोटी मांगी थी पत्थर मिला, कितना सटीक। उम्मीद थी बराबरी की साझेदारी की, मिला अपमान और टालमटोल। बिल्कुल। अल्पसंख्यकों, रजवाड़ों और दूसरे निहित स्वार्थों, वेस्टेड इंटरेस्ट जैसे विदेशी पूंजीपतियों, बड़े जमींदारों आदि के बहाने पर गांधी जी ने साफ कहा, कांग्रेस हर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करेगी, बशर्ते उनके दावे भारत की स्वतंत्रता के रास्ते में ना आएं। हाँ, ये बहुत जरूरी लाइन है। हाँ, माइनॉरिटी राइट जरूरी हैं, लेकिन देश की आज़ादी की कीमत पर नहीं। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि स्वतंत्र भारत जनता के सच्चे हितों से टकराने वाले किसी भी निहित स्वार्थ को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उन ग्रुप्स के लिए एक सीधी चेतावनी थी जो अंग्रेजों का साथ देकर अपने प्रिविलेज बचाने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी क्लियर कर रहे थे कि आजाद भारत में असली पावर जनता की होगी। तो इसके बाद कांग्रेस ने क्या कदम उठाया? अब तो बात साफ हो गई थी। हाँ, अब कांग्रेस के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। वर्किंग कमेटी ने 23 अक्टूबर 1939 को फिर बैठक की। उन्होंने वायसराय के बयान को पुरानी साम्राज्यवादी नीति का दोहराव बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि कांग्रेस युद्ध में किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेगी और इसके विरोध में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। क्या? कांग्रेस ने अपने सभी प्रांतीय मंत्रालयों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया। जो 1937 में बने थे। हाँ, जो 1937 के चुनावों के बाद बड़ी उम्मीदों से बने थे और अच्छा काम भी कर रहे थे। ये एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। और कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया? बिल्कुल। राष्ट्रीय आंदोलन के अनुशासित सिपाही की तरह सभी 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस नेतृत्व ने थोड़ी सावधानी बरती। अच्छा, कैसे? उन्होंने मंत्रालयों से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन तत्काल कोई बड़ा जन आंदोलन छेड़ने का ऐलान नहीं किया। नहीं, बल्कि 23 अक्टूबर के वर्किंग कमेटी प्रस्ताव में कांग्रेसियों को किसी भी जल्दबाजी वाली या बिना तैयारी की कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी भी दी गई थी। तो मतलब सरकार से असहयोग भी, लेकिन अभी फुल फ्लेज्ड लड़ाई भी नहीं। ये कैसी स्ट्रेटेजी थी? हाँ, ये एक तरह की वेट एंड वॉच वाली स्थिति थी। कांग्रेस ने अपना इरादा साफ कर दिया था कि वो ब्रिटिश सरकार की शर्तों पर सहयोग नहीं करेगी। मंत्रालयों का इस्तीफा एक बड़ा सिंबॉलिक स्टेप था। लेकिन वो शायद अभी भी ब्रिटिश सरकार के रवैये में किसी बदलाव की आखिरी उम्मीद कर रहे थे, या फिर वो एक बड़े और निर्णायक जन आंदोलन के लिए सही समय और सही रणनीति का इंतजार कर रहे थे। तैयारी का समय चाहिए था। हाँ, जनता को मोबिलाइज करने, संगठन को तैयार करने में वक्त लगता है। तो ये एक तरह का ठहराव था, लेकिन बहुत तनाव भरा, जैसे तूफान से पहले की शांति होती है ना, वैसा कुछ। तो यहाँ आकर कांग्रेस एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। युद्ध का समर्थन नहीं करना है, सरकार में भागीदारी नहीं करनी है, लेकिन एकदम से कोई बड़ा आंदोलन भी शुरू नहीं करना है। एक सस्पेंस वाली स्थिति बन गई थी। हाँ, और यही स्थिति आगे चलकर पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, और फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की जमीन तैयार करेगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व एक तरह से चेस का खेल खेल रहा था। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना था, क्योंकि दांव पर देश की आजादी थी। वो ब्रिटिश सरकार के अगले मूव का इंतजार कर रहे थे और साथ ही अपनी अगली चाल की तैयारी भी कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जटिल स्थिति से कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। तो पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे 1939 में कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया था। हाँ, बिल्कुल। अब 1940 का दौर है, वर्ल्ड वॉर 2 जोरों पर है और भारत में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ
आगे का क्या प्लान है? हाँ बिल्कुल। कांग्रेस के अंदर ही इस पर काफी गर्मागर्म बहस चल रही थी। हाँ देखो, वॉर को लेकर बेसिक स्टैंस तो क्लियर था कि भाई हमसे बिना पूछे हमें वॉर में झोंक दिया तो हम विलिंगली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये तो तय था। राइट। लेकिन असली झगड़ा, मतलब जो अंदरूनी खींचतान थी, वो इस बात पर थी कि क्या फॉरेन राइट नाउ एक बड़ा मास मूवमेंट, एक मास सत्याग्रह शुरू कर देना चाहिए। अच्छा। यहीं से कांग्रेस के अंदर दो मेन कैंप्स बन गए थे, दो खेमे बट गए थे। हाँ, तो चलिए इसी अंदरूनी खींचतान को थोड़ा और कुरेदते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है कि गोल एक ही है, आजादी, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते पर इतना मतभेद। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे डेस्टिनेशन पता हो पर गूगल मैप्स दो अलग अलग राउट दिखा रहा हो और दोनों गुट अपनी अपनी बात पर अड़े हों कि नहीं, मेरा वाला रास्ता ही बेस्ट है। एग्जैक्टली। तो एक तरफ थे गांधी जी और कांग्रेस की मेन लीडरशिप, मतलब जो बड़े एस्टैब्लिश्ड नेता थे, उनका क्या कहना था? वो एकदम से बड़ा आंदोलन शुरू करने में क्यों हिचकिचा रहे थे? क्या डर था उन्हें? देखिए, उनके पास मोटे तौर पर तीन बड़े रीजंस थे और तीनों उस वक्त के माहौल के हिसाब से काफी लॉजिकल लगते हैं। पहला, उन्हें लगता था कि एलाइज यानी ब्रिटेन और फ्रांस का साइड नाजी जर्मनी के खिलाफ मोरली जस्ट है, सही है। फैसिज्म दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा था, इसमें कोई शक नहीं था। हाँ, ये तो था। तो ऐसे में जब ब्रिटेन इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, उसको बीच लड़ाई में और परेशान करना, उसकी मुश्किलें बढ़ाना, ये गांधी जी और कई नेताओं को नैतिक रूप से ठीक नहीं लग रहा था। एक तरह का मॉरल डिलेमा था ये। हाँ, ये बात तो है। जैसे मोहल्ले में किसी पड़ोसी के घर आग लगी हो और आपकी उससे पुरानी लड़ाई भी हो, तब भी आप पहले शायद आग बुझाने में मदद करेंगे या अपनी लड़ाई निपटाने लगेंगे। ट्रिकी सिचुएशन है बिल्कुल। बिल्कुल। दूसरा और शायद सबसे बड़ा डर, वो था हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। माहौल काफी टेंस था उस वक्त। हाँ, लीग वाला मामला चल ही रहा था। हाँ, मुस्लिम लीग अपना अलग पाकिस्तान का राग अलाप रही थी, तो गांधी जी और बाकी नेताओं को ये डर बहुत सता रहा था कि अगर अभी मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़ा तो वो आसानी से कम्युनल राइट्स यानी सांप्रदायिक दंगों या सीधे सीधे सिविल वॉर, गृह युद्ध में बदल सकता है। ओह, हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। और अंग्रेज तो शायद इसी का फायदा उठा लेते। ये डर तो अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं दिखता है कि कोई छोटी सी बात बिगड़कर बड़ा कम्युनल इशू न बन जाए। सही कहा। और तीसरा कारण, ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी वाला। हाँ, तीसरा पॉइंट था कि उन्हें लगता था देश और आम जनता अभी एक बड़े लंबे चलने वाले संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। मतलब जोश होना एक बात है, लेकिन सालों तक सरकारी दमन झेलने की हिम्मत और डिसिप्लिन होना दूसरी बात है। और सिर्फ जनता ही नहीं, खुद कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन भी उनके हिसाब से 1938-39 के दौरान अंदरूनी लड़ाइयों, करप्शन और इनडिसिप्लिन की वजह से काफी कमजोर हो गई थी। अच्छा, मतलब पार्टी के अंदर भी दिक्कतें थी। हाँ, काफी। जैसे कोई टीम बड़े टूर्नामेंट से पहले अपनी फिटनेस, इंटरनल पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी ठीक करती है, वैसा ही कुछ कांग्रेस को करने की जरूरत थी गांधी जी के हिसाब से। एक कमजोर, बिखरा हुआ ऑर्गेनाइजेशन सरकारी हमले का सामना कैसे करता? मतलब उनका मानना था कि जल्दबाजी में एक्शन लेना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। पहले घर ठीक करो, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाओ, पार्टी से करप्ट एलिमेंट्स को हटाओ, जैसे घर की सफाई करते हैं, लोगों को मेंटली प्रिपेयर करो। बिल्कुल। सरकार से बातचीत की सारी पॉसिबिलिटीज खत्म कर दो, ताकि पूरी दुनिया को और देश की जनता को साफ दिखे कि भाई हमने तो शांति का हर रास्ता आजमाया, अब गलती सरकार की है। एग्जैक्टली। और जब सही वक्त आएगा, जब हम पूरी तरह तैयार होंगे और सरकार कोई ऐसा ट्रिगर देगी कि लड़ना मजबूरी बन जाए, तब पूरी प्लानिंग के साथ लड़ाई छेड़ेंगे। एकदम कैलकुलेटेड मूव। एग्जैक्टली, यही सोच थी। और यही बात मार्च 1940 के रामगढ़ कांग्रेस सेशन के रेजोल्यूशन में भी साफ कही गई थी। प्रस्ताव ने दोहराया कि गोल तो पूर्ण स्वराज ही है, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस तभी शुरू होगा जब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए केपेबल समझा जाएगा या सर्कमस्टांसेस ऐसी बन जाए कि क्राइसिस खड़ा हो जाए। अच्छा, मतलब दरवाजा खुला रखा पर लॉन्च बटन अपने हाथ में रखा कि कब दबाना है। बिल्कुल, रेडी रहना है पर जंप नहीं करना है अभी। लेकिन कांग्रेस में ही कुछ लोग थे जो इस वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी से बिल्कुल खुश नहीं थे, खासतौर पर जो लेफ्ट लीनिंग नेता और ग्रुप्स थे। हाँ, यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ विचारों का टकराव एकदम साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल। सुभाष बोस और उनका फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी सीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, एम.एन. रॉय के फॉलोअर्स रॉयस, ये सब थे। इनका नजरिया एकदम अलग था। वो इस वेट एंड सी पॉलिसी के सख्त खिलाफ थे। उनका क्या कहना था? उनका मानना था कि ये वॉर फंडामेंटली एक इंपीरियलिस्ट वॉर है, साम्राज्यवादी युद्ध।
दो कॉलोनियल पावर्स के बीच की लड़ाई है जिसमें भारत को जबरदस्ती घसीटा गया है। और ये क्राइसिस, ये जो ब्रिटेन मुश्किल में फंसा है, यही अंग्रेजी इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़कर आजादी हासिल करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट वाली बात थी उनकी। अच्छा, उनका कहना था कि पब्लिक एकदम तैयार बैठी है, इंतजार कर रही है बस। उन्हें पूरा यकीन था कि जनता बिल्कुल तैयार है, बल्कि उबल रही है, बस लीडरशिप के एक इशारे का इंतजार कर रही है। वो कहते थे कि लीडरशिप जनता की पल्स नहीं समझ रही, जमीनी हकीकत से दूर है। और जो गांधी जी वाले डर थे, कम्युनल सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस, उसको लेकर वो क्या सोचते थे? हाँ, वो मानते थे कि कम्युनल प्रॉब्लम या ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरी जैसे चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका मानना था कि ये सब समस्याएं स्ट्रगल के रास्ते में आएंगी, पर जैसे ही एक बड़ा मास स्ट्रगल शुरू होगा, ये सब उसमें बह जाएंगी। अच्छा। हाँ, कि जनता का सैलाब इन छोटी मोटी रुकावटों को पार कर लेगा। कुछ कुछ वैसा ही जैसे एग्जाम से ठीक पहले लगता है ना कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, तैयारी कम है, नींद भी आ रही है, लेकिन एक बार सीरियस होकर पढ़ना शुरू करो तो लगता है हाँ, हो जाएगा। वो वाला कॉन्फिडेंस था उनमें। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ पर उनका क्या कहना था कि वो स्ट्रगल से पहले चाहिए या दौरान बन जाएगी? उनका एक और बड़ा तर्क था कि ऑर्गेनाइजेशन की असली ताकत स्ट्रगल से पहले नहीं बनती, बल्कि स्ट्रगल के दौरान बनती है। अच्छा। जब लोग साथ मिलकर लड़ते हैं, लाठियां खाते हैं, जेल जाते हैं, कुर्बानियां देते हैं, तभी असली एकता और मजबूती आती है। पहले से परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंतजार करते रहेंगे तो लड़ाई कभी शुरू ही नहीं हो पाएगी, ये उनका मानना था। तो वो गांधी जी की पॉलिसी की आलोचना कर रहे थे खुल के? हाँ, खुल के। उन्होंने गांधी जी और मेन लीडरशिप की वेट एंड सी नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि लीडरशिप अब मास स्ट्रगल से डरने लगी है, उनमें लड़ने का पुराना जज्बा, फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो गया है। ओह। और वो अब इंपीरियलिज्म से कॉम्प्रोमाइज करके छोटी मोटी कंसेशंस लेकर समझौता करने की फिराक में है। बाप रे, ये तो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन था विचारों का। अभी करो, यही मौका है, वर्सेस रुको, तैयारी करो, सही समय का इंतजार करो। बिल्कुल। जैसे T20 का बैट्समैन कह रहा हो पहली बॉल से मारो, और टेस्ट का बैट्समैन कह रहा हो विकेट बचाओ, लंबी पारी खेलो। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन क्या ये लेफ्ट वाले जो फॉरेन एक्शन चाहते थे, वो आपस में पूरी तरह एग्री करते थे कि करना क्या है, या उनमें भी इंटरनल डिफरेंसेस थे? नहीं, यही कहानी में एक और ट्विस्ट था, एक और पेज था। अच्छा, क्या? इस बात पर तो करीब करीब सब सहमत थे कि फॉरेन स्ट्रगल होना चाहिए, लेकिन असली सवाल ये था कि अगर गांधी जी और कांग्रेस की मेन लीडरशिप ये बात न माने तो क्या किया जाए, हाउ टू प्रोसीड। यहां आकर लेफ्ट में भी दो फाड़ थे। अरे वाह, मतलब लेफ्ट के अंदर भी डिसएग्रीमेंट? हाँ जी, एक तरफ थे सुभाष बोस। उनका मानना था कि अगर कांग्रेस लीडरशिप स्ट्रगल शुरू नहीं करती तो लेफ्ट को इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें कांग्रेस ब्रेक कर देनी चाहिए, एक पैरेलल कांग्रेस बनानी चाहिए और खुद स्ट्रगल लॉन्च कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब अपनी अलग पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर आंदोलन छेड़ दो। हाँ, बिल्कुल। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि जनता और कांग्रेस के ज्यादातर रैंक एंड फाइल वर्कर्स उनका साथ देंगे और उनके झंडे तले आंदोलन में कूद पड़ेंगे। जैसे कॉलेज पॉलिटिक्स में होता है ना कि स्टूडेंट यूनियन लीडरशिप बात नहीं मानती तो एक ग्रुप अलग होकर अपना पैनल खड़ा कर लेता है। हाँ हाँ, होता है। लेकिन बाकी लेफ्ट ग्रुप्स इससे सहमत नहीं थे, जैसे CSP, CPI वाले। हाँ, CSP और CPI जैसे दूसरे लेफ्ट समूह इससे अग्री नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि बोस लेफ्ट की एक्चुअल स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा। उनका मानना था कि गांधी जी और कांग्रेस के एस्टैब्लिश लीडरशिप के बिना कोई भी बड़ा नेशनल स्ट्रगल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जनता का ट्रस्ट अभी भी गांधी जी में था, ये वो मानते थे। हाँ, ये बात तो थी। इसलिए कोशिश कांग्रेस को तोड़ने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे नेशनल यूनाइटेड फ्रंट यानी अंग्रेजों के खिलाफ बना कॉमन प्लेटफॉर्म कमजोर होगा। राइट। इसके बजाय स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि कांग्रेस के अंदर रहकर ही लीडरशिप को पर्सुएड किया जाए या उस पर प्रेशर डाला जाए कि वो स्ट्रगल शुरू करे। मतलब सिस्टम के अंदर रहकर चेंज लाने की कोशिश करो, सिस्टम से बाहर जाकर नहीं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाली बात। इंटरेस्टिंग। तो बोस कह रहे थे बाहर निकलो, बाकी लेफ्ट कह रहा था अंदर रह के पुश करो। हाँ, मोटे तौर पर यही डिवीजन था। और इस पूरी बहस में जवाहरलाल नेहरू कहाँ थे? उनका क्या स्टैंड था? वो तो अक्सर आइडियोलॉजिकल क्रॉसरोड्स पे खड़े दिखते हैं। एक तरफ उनका सोशलिस्ट झुकाव और एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड्स, दूसरी तरफ गांधी जी के प्रति उनकी लॉयल्टी और इंटरनेशनल सिचुएशन की समझ। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है नेहरू का हमेशा। बिल्कुल वही स्थिति थी यहाँ भी।
कश्मकश में थे वो। एक तरफ वो साफ देख रहे थे कि एलाइज यानी ब्रिटेन और फ्रांस भी अपने कैरेक्टर में इंपीरियलिस्ट हैं, साम्राज्यवादी हैं। वो भारत की फ्रीडम की डिमांड को लगातार इग्नोर कर रहे थे। हाँ। दूसरी तरफ वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे यूरोप में हिटलर और नाजीज की जीत हो जाए। फैशिज्म उन्हें इंपीरियलिज्म से भी बड़ा खतरा लगता था दुनिया के लिए। राइट। उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल मेकअप और पर्सनालिटी उन्हें जल्दी सिविल डिसोबीडियंस शुरू करने की तरफ खींच रही थी। वो रेस्टलेस थे, एक्शन चाहते थे। हाँ, वो हमेशा से थोड़े इम्पेशेंट रहे हैं इन एक्शन को लेके। बिल्कुल। लेकिन वो यूरोप में चल रहे एंटी नाजी स्ट्रगल या चाइना के जापानीज अग्रेशन के खिलाफ चल रहे स्ट्रगल को किसी भी तरह रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। तो ये एक बड़ा डिलेमा था उनके लिए। तो आखिर में उन्होंने क्या किया? अल्टीमेटली उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस मेजॉरिटी का ही साथ दिया। हालांकि शायद मन में स्ट्रगल जल्दी शुरू करने की इच्छा बनी रही होगी। ये वो कश्मकश है जो कई बार सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल लीडर्स को झेलनी पड़ती है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और, आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। समझ गया। तो एक तरफ कांग्रेस में ये गर्मागर्म डिबेट चल रही थी कि लड़ें या रुकें, फाइट और वेट। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार तो चुप नहीं बैठी होगी। उनका क्या एटीट्यूड था? और आम लोगों का पेशेंस लेवल भी तो कम हो रहा होगा। बिल्कुल। सरकार का रवैया तो एकदम अड़ियल था। वो टस से मस होने को तैयार नहीं थी। उनका स्टैंड बड़ा रिजिड था कि जब तक कांग्रेस और मुस्लिम कम्युनल फोर्सेस यानी मेन रूप से मुस्लिम लीग के बीच कोई अग्रीमेंट नहीं होता, तब तक इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस, कोई संवैधानिक प्रगति नहीं होगी। अच्छा, मतलब उन्होंने गेंद कांग्रेस और लीग के पाले में डाल दी। हाँ, इफेक्टिवली यही किया, ये जानते हुए कि समझौता होना बहुत मुश्किल है। ये एक तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही एक्सटेंशन था। रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डाल दो और खुद किनारे हो जाओ। चालाकी। और सिविल लिबर्टीज का क्या हाल था? बोलने लिखने की आजादी? वो तो और बुरा हाल था। ऊपर से सरकार एक के बाद एक ऑर्डिनेंसेस यानी अध्यादेश जारी कर रही थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक, प्रेस फ्रीडम पर पाबंदी, एसोसिएशन बनाने के राइट को कर्टेल करना, ये सब किया जा रहा था। वॉर एफर्ट के नाम पर सिटीजन राइट्स को छीना जा रहा था। ये तो जाना पहचाना पैटर्न लगता है। हाँ, आजकल भी जब सरकारें नेशनल सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कड़े कदम उठाती हैं, तो फ्री स्पीच और सिविल लिबर्टीज की डिबेट छिड़ जाती है। ये टेंशन हमेशा रहता है डेमोक्रेसी में। और इतना ही नहीं, नेशनलिस्ट वर्कर्स, खासकर लेफ्ट वालों को पूरे देश में चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था, जेलों में डाला जा रहा था। अच्छा। सरकार पूरी तरह कमर कस चुकी थी कि अगर कांग्रेस ने मास स्ट्रगल की तरफ कोई भी कदम बढ़ाया तो उसे पूरी फोर्स से क्रश कर दिया जाएगा। वो WWI के दौरान इंडिया में कोई बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे, ऑब्वियसली। माहौल काफी टेंस और फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। लगता है दोनों तरफ से डेडलॉक की स्थिति बन रही थी। कांग्रेस लड़ना चाह रही थी पर टाइमिंग और तरीके पर बंटी हुई थी, और सरकार कोई रियायत देने को तैयार नहीं थी बल्कि रिप्रेशन बढ़ा रही थी। बिल्कुल। नेहरू ने इसी समय शायद वो फेमस आर्टिकल लिखा था, द पार्टिंग ऑफ द वेज, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेज शायद हमें अपनी मिलिट्री माइट के सामने कमजोर समझते होंगे, सोचते होंगे कि टैंक्स और एरोप्लेन्स की दुनिया में हमारी क्या औकात। हाँ, याद है मुझे। लेकिन शायद इस दुनिया में स्पिरिट ऑफ मैन और स्पिरिट ऑफ अ नेशन जैसी चीजें भी होती हैं जो दिखती नहीं पर बहुत पावरफुल होती हैं और जिन्हें इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। ये एक तरह की फिलोसॉफिकल वार्निंग थी ब्रिटिश सरकार को। हाँ, बिल्कुल। अब ये फीलिंग स्ट्रांग होने लगी थी कि इंडियंस को दिखाना होगा कि उनका पेशेंस उनकी वीकनेस नहीं है, कि वो चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें लड़ने का जज्बा नहीं है। राइट। इसी माहौल में 1940 के एंड के करीब जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद दिखने लगे और सरकार का रवैया और सख्त होता गया, तो कांग्रेस ने एक बार फिर गांधी जी से कहा कि आप ही लीड कीजिए, आप ही रास्ता दिखाइए। द बॉल वॉज बैक इन गांधीज कोर्ट। और गांधी जी, जैसा कि उनका स्टाइल था, अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी के साथ आए। इस बार कोई बड़ा मास मूवमेंट नहीं, जो शायद वो अभी भी रिस्की मानते थे कम्युनल सिचुएशन और ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस की वजह से। हाँ, बिल्कुल। बल्कि कुछ और, कुछ हटके। हाँ, उन्होंने सिचुएशन की ग्रेविटी को समझा, लेकिन वो अभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचना चाहती थीं, जिसके डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। साथ ही वो चुप भी नहीं बैठ सकते थे क्योंकि उससे डीमोरलाइजेशन फैलता। हाँ, इनएक्शन भी ठीक नहीं था। तो उन्होंने एक मिडिल पाथ निकाला, एक लिमिटेड सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। ये मास सत्याग्रह नहीं होगा,
बल्कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह होगा। अच्छा, इंडिविजुअल सत्याग्रह। हाँ, इसमें कुछ चुने हुए लोग हिस्सा लेंगे हर इलाके से, भीड़ नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल वॉरियर की तरह। ओके, तो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था एग्जैक्टली? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और ये काम कैसे करता था? सुनने में ही ये बड़ा यूनिक एक्सपेरिमेंट लगता है। गांधी जी हमेशा कुछ नया ले आते थे। हाँ, उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा लेयर्ड होती थी। तो इसका कोर आइडिया बहुत साफ और सीधा था। ऑब्जेक्टिव था फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार असर्ट करना। राइट, बोलने की आजादी। हाँ, और स्पेसिफिकली वॉर में पार्टिसिपेट करने के खिलाफ प्रचार करना, ये दिखाने के लिए कि इंडिया के लोग विलिंगली इस वॉर का हिस्सा नहीं है। सत्याग्रही का नारा होता था, ब्रिटिश वॉर एफर्ट में लोगों या पैसे से मदद करना गलत है, एकमात्र वर्दी एफर्ट अहिंसक प्रतिरोध के साथ सभी वॉर का विरोध करना है। डिमांड बहुत स्पेसिफिक थी, हमें वॉर के खिलाफ बोलने की आजादी दो, वी वांट अ वॉइस बैक। यानी सीधा सरकार की वॉर पॉलिसीज को चैलेंज, लेकिन एक बहुत ही कंट्रोल्ड और नॉन वायलेंट तरीके से, एक तरह का मॉरल प्रोटेस्ट। बिल्कुल। और इसका मेथड क्या था? ये ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता था? तरीका भी बहुत डिसिप्लिन था। सत्याग्रही को पहले ही अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को रिटन में इन्फॉर्म करना होता था कि वो कब और कहां एंटी वॉर स्पीच देने वाले हैं। अरे, मतलब बता के कानून तोड़ना। हाँ, ये कोई चोरी छिपे वाला काम नहीं था, बल्कि खुल्लम खुल्ला सरकार को बताकर लॉ ब्रेक करना था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डिफायंस। कमाल है। पहले सत्याग्रही चुने गए विनोबा भावे, जिन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह किया। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू भी थे? हाँ, सोचिए वो सीन। ये बड़े नेता भाषण देने मंच पर आते और उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ जमा हो जाती। लोग जानते थे कि नेताजी अरेस्ट हो सकते हैं, फिर भी आते थे सपोर्ट दिखाने। कई बार तो ऑफिशियल्स उन्हें भाषण खत्म होने के बाद ही अरेस्ट कर पाते थे, क्योंकि क्राउड प्रेशर होता था। वाओ। और अगर सरकार किसी सत्याग्रही को अरेस्ट न करे तो ऐसा भी होता होगा, तो वो क्या करते थे? घर चले जाते थे? नहीं, यही तो स्ट्रैटेजी थी। अच्छा। अगर सरकार सत्याग्रही को अरेस्ट नहीं करती, शायद ये सोचकर कि इससे मैटर और हाईलाइट नहीं होगा, हाँ। तो वो सत्याग्रही घर नहीं लौटते थे। तो फिर वो अपना स्पीच रिपीट करते, हाँ। फिर आसपास के गांवों में जाते और वहां भी वही एंटी वॉर मैसेज देते। अच्छा। और फिर वो दिल्ली की तरफ एक सिंबॉलिक मार्च या ट्रैक शुरू कर देते, पैदल चलते हुए, हाँ। रास्ते में लोगों को अपना संदेश सुनाते हुए। अच्छा। दिल्ली चलो। हाँ। इसी से इस मूवमेंट का नाम दिल्ली चलो भी पड़ा। मतलब मैसेज को सिर्फ शहरों तक नहीं, हाँ। बल्कि ग्रास रूट्स तक, विलेजेस तक ले जाना, हाँ। और कैपिटल की तरफ बढ़ना, सिंबॉलिकली चैलेंजिंग द सीट ऑफ पावर। ये तो गजब का तरीका था प्रोटेस्ट का। इसके पीछे गांधी जी का असल मकसद क्या था? जैसा कि हिस्टोरियन एस गोपाल ने कहा है कि ये कम तापमान पर और बहुत छोटी खुराकों में किया गया विरोध था। मतलब अ प्रोटेस्ट इन लो की एंड इन स्मॉल डोजेस। इतना मेजर्ड स्टेप क्यों? गांधी जी ने खुद वाइसरॉय को लिख के एक लेटर में इसे एक्सप्लेन किया था। इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। हाँ। पहला, इंडियन जनता की पॉलिटिकल फीलिंग को दुनिया के सामने एक्सप्रेस करना। ब्रिटेन पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पूरा इंडिया विलिंगली वॉर में उनका साथ दे रहा है। गांधी जी इस क्लेम को पंक्चर करना चाहती थी। हाँ, ये तो जरूरी था। वो दिखाना चाहती थी कि इंडिया की वास्ट मेजॉरिटी इस वॉर में इंटरेस्टेड नहीं है और उन्हें फोर्सिबली इसमें ड्रैग किया गया है। और उन्होंने एक बहुत शार्प बात कही कि इंडिया के लोग नाजिज्म और इंडिया पर रूल कर रही डबल ऑटोक्रेसी यानी ब्रिटिश राज में कोई फर्क नहीं करते, दोनों ही उनके लिए अनएक्सेप्टेबल हैं। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सीधी मॉरल चैलेंज थी। बाप रे, डबल ऑटोक्रेसी, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। बिल्कुल। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था ब्रिटेन को एक और चांस देना। एक तरह से ये अल्टीमेटम नहीं, बल्कि एक अपील थी कि पीसफुली इंडियन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लो। अच्छा। गांधी जी और कांग्रेस अपने एंटी नाजी व्यूज के कारण अभी भी ब्रिटेन की डिफिकल्टीज का फायदा उठाकर कोई बड़ा मास रिवोल्ट खड़ा करके उसे एम्बैरेस नहीं करना चाहते थे। ये इंडिविजुअल सत्याग्रह एक कैलकुलेटेड प्रेशर बनाने का तरीका था, बिना सिस्टम को कंप्लीटली डिसरप्ट किए। तो मतलब ये प्रोटेस्ट का एक ऐसा तरीका था जिससे मैसेज भी चला जाए और बड़ा बवाल भी ना हो। हाँ। यानी विरोध भी रजिस्टर हो जाए, दुनिया को सिग्नल भी पहुंच जाए, लेकिन वॉर के दौरान एक बड़ा अनकंट्रोलेबल मूवमेंट खड़ा ना हो जाए। एग्जैक्टली। जिससे शायद वायलेंस भड़क सकती थी या जिसका फायदा एक्सिस पावर्स उठा सकती थी। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है, ये कितनी लेयर्ड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी, सिर्फ इमीडिएट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल।
और इसके पीछे एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन था जो शायद बाहर से उतना दिखता नहीं था, वो था इंटरनल प्रिपरेशन। इंटरनल प्रिपरेशन मतलब? हाँ, गांधी जी इस फेज का इस्तेमाल फ्यूचर के बड़े स्ट्रगल की फाउंडेशन रखने के लिए कर रही थी। अच्छा, कैसे? पहला, लोगों को साइकोलॉजिकली और पॉलिटिकली आने वाले बड़े संघर्ष के लिए प्रिपेयर करना। वाओ। ये एक तरह की वार्म अप एक्सरसाइज थी, मेंटल कंडीशनिंग थी कि हाँ, अब लड़ाई का फेज शुरू हो गया है, भले ही अभी लिमिटेड स्केल पर हो। दूसरा, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को फिर से डिसिप्लिन में लाना, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग करना, और जो अपॉर्चुनिस्ट एलिमेंट्स सिर्फ पावर के लिए पार्टी में आ गए थे, उन्हें आइडेंटिफाई करके निकालना। ये ऑर्गेनाइजेशन की क्लेंजिंग और स्ट्रेंथनिंग का भी दौर था। राइट इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए कमिटमेंट चाहिए था, सिर्फ नाम के नेता नहीं। राइट, फिल्टर लग गया एक तरह से। बिल्कुल। और तीसरा, जनता को धीरे धीरे पॉलिटिकली एजुकेट करना, मोबिलाइज करना और ऑर्गेनाइज करना। ये धीमी आंच पर पकाने जैसा था, ताकि जब जरूरत पड़े तो जनता पूरी तरह तैयार हो। बिल्डिंग मोमेंटम ग्रेजुअली। वाओ, मतलब बाहर से दिखने में ये एक लिमिटेड प्रोटेस्ट था, लेकिन अंदर ही अंदर ये फ्यूचर की तैयारी भी चल रही थी। ये काफी इम्प्रेसिव था। मई 1941 तक, यानी करीब 7-8 महीनों में 25,000 से ज्यादा सत्याग्रहियों को सजा हो चुकी थी। कन्विक्टेड 25,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन के हिसाब से। हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने बाकायदा सूचना देकर स्पीच दिया और अरेस्ट हुए। सोचिए, 25,000 चोजन डिसिप्लिन्ड वर्कर्स जेल जाने को तैयार थे। ये नंबर दिखाता है कि पार्टिसिपेशन कितना वाइड स्प्रेड था, इवन इफ इट वाज इंडिविजुअल। सही बात है। और इनसे कहीं ज्यादा ग्रासरूट्स लेवल के पॉलिटिकल वर्कर्स थे जिन्हें सरकार ने अरेस्ट ही नहीं किया, शायद इसलिए कि मूवमेंट का स्केल बहुत बड़ा न दिखे और उसे मैनेजेबल रखा जा सके। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने भी अपने अपने लेवल पे मैसेज जरूर फैलाया होगा, गांव तक बात पहुंचाई होगी। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं था, जैसा कि कुछ लोग सुपरफिशली समझ सकते हैं। ये एक बहुत वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजिक मूव थी। एक तरफ ये ब्रिटिश सरकार के लिए एक ओपन प्रोटेस्ट था, दुनिया के लिए एक मैसेज था। हाँ, और साथ ही साथ ये आने वाले बड़े स्ट्रगल के लिए कांग्रेस और जनता की इंटरनल प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट फेज था। इसने एक डिफिकल्ट टाइम में बिना फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट छेड़े डिफायंस को डेमोन्स्ट्रेट किया और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को अलाइव रखा। बिल्कुल सही। और ये हमें पीछे मुड़कर देखने पर एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी एस्टैब्लिश्ड पावर के खिलाफ, खासकर एक ग्लोबल क्राइसिस के दौरान, इस तरह का इंडिविजुअल कंट्रोल्ड लो टेम्परेचर वाला प्रोटेस्ट कितना इफेक्टिव होता है बड़े मास मूवमेंट्स के कंपैरिजन में? इसकी अपनी लिमिटेशंस और अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे आज भी सोचने की जरूरत है, खासकर जब हम प्रोटेस्ट के नए नए फॉर्म्स देखते हैं दुनिया भर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले डिस्कशन से आगे बढ़ते हुए आज हम उस दौर की बात करेंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का साया इंडिया पर मंडरा रहा था और ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन के साथ आई। ये बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के चैप्टर 34 द क्राइसिस एट त्रिपुरी टू द क्रिप्स मिशन पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही क्रूशियल फेज था। एक तरफ दुनिया में जंग तेज हो रही थी और दूसरी तरफ भारत में आजादी की लड़ाई, आप कह सकती हैं, एक नए मोड़ पर थी। देखते हैं ये सोर्सेज इसके बारे में क्या बताते हैं। तो शुरू करते हैं 1941 से। माहौल काफ़ी गर्म था। यूरोप में देखें तो नाजी जर्मनी ने काफ़ी तबाही मचा रखी थी। पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, सब एक के बाद एक उनके कब्जे में, जैसे कोई रोक ही नहीं पा रहा उनको। बिल्कुल। और फिर जून 41 में तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, जो पहले एक तरह से उनका सहयोगी था। इसने वॉर का पूरा डायनामिक ही बदल दिया था। हाँ, वो तो था ही। और ईस्ट में क्या चल रहा था? उधर जापान का अपना अलग एजेंडा था। दिसंबर 41 में पर्ल हार्बर पर अटैक, अमेरिका सीधा वॉर में कूद पड़ा। और उसके बाद तो जापान ने जो रफ्तार पकड़ी, बाप रे! फिलीपींस, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर बर्मा, पूरी लिस्ट है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे एशिया पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। एकदम। और मार्च 1942 आते आते जापान रंगून पहुंच गया, मतलब बर्मा उनके कंट्रोल में। अब सोचिए, जंग बिल्कुल इंडिया के दरवाजे पर आ गई थी।
हाँ, ये इंडिया के लिए बहुत अलार्मिंग था। आज के टाइम में सोचें, अगर कोई बड़ी पावर हमारे किसी पड़ोसी मुल्क पर इतनी तेजी से कब्जा कर ले, तो यहाँ दिल्ली में क्या हाल होगा। टेंशन तो बहुत बढ़ गई थी। जाहिर सी बात है। और ये सिर्फ आम लोगों या नेशनलिस्ट्स में ही नहीं थी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल खुद टेंशन में थे। उन्होंने किंग जॉर्ज 6 को बताया भी था कि सिचुएशन सीरियस है। उन्हें डर था कि बर्मा के बाद कहीं सीलोन, श्रीलंका और यहाँ तक कि कलकत्ता और मद्रास जैसे शहर भी हाथ से ना निकल जाएं। तो ऐसे माहौल में इंडियन लीडर्स जो दिसंबर 1941 के शुरू में जेल से रिहा हुए थे, उनकी चिंताएं क्या थीं? उनके सामने बड़े सवाल थे। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो देश की सुरक्षा का था, डिफेंस का। अगर जापान हमला करता है तो क्या होगा? ब्रिटिश तो अपने वॉर में उलझे हुए थे। और दूसरा, वो इंटरनेशनल सिचुएशन भी देख रहे थे। उनकी सहानुभूति सोवियत यूनियन और चीन के साथ थी, जो फासिस्ट ताकतों से लड़ रहे थे। हाँ, कई लीडर्स को लग रहा था कि हिटलर का सोवियत यूनियन पर हमला करना, इसने वॉर का कैरेक्टर ही बदल दिया है। अब ये सिर्फ इंपीरियलिस्ट पावर्स की लड़ाई नहीं रही, बल्कि फासिज्म के खिलाफ एक ग्लोबल स्ट्रगल बन गई है। और गांधी जी का क्या स्टैंड था इस पर, खासकर जापान को लेकर? गांधी जी ने पहले ही जापान का जो एशिया फॉर एशियाटिक्स वाला नारा था, उसे खारिज कर दिया था। कहा था ये बस एक नए इंपीरियलिज्म का बहाना है। उन्होंने जापानीज प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की अपील भी की थी। तो ये बॉयकॉट कल्चर तब भी था। अच्छा। लेकिन अब सिचुएशन सिर्फ बॉयकॉट से आगे निकल चुकी थी, क्रिटिकल थी। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC ने क्या किया? सुना है वहां कुछ इंटरनल डिबेट भी हुई। हाँ, थोड़ी हुई। गांधी जी और नेहरू के कुछ रिजर्वेशंस थे, लेकिन CWC ने दिसंबर 1941 के एंड में एक रेजोल्यूशन पास किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक तरह से एक कंडीशनल ऑफर दिया। क्या ऑफर था? उन्होंने कहा कि हम इंडिया के डिफेंस में और एलाइज की मदद करने में पूरा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन ये लेकिन जरूरी है। हाँ, ये अगर या लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। शर्त ये थी कि ब्रिटेन को जंग के बाद पूरी आज़ादी देनी होगी, फुल इंडिपेंडेंस। अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चलेगा। अच्छा, तो पूर्ण स्वराज की डिमांड क्लियर थी। बिल्कुल। और दूसरी, शायद उस वक्त ज्यादा जरूरी शर्त ये थी कि फौरन, मतलब अभी, सब्सटेंस ऑफ पावर ट्रांसफर करना होगा। असली पावर इंडियंस के हाथ में देनी होगी। मतलब प्रैक्टिकल कंट्रोल अभी चाहिए। हाँ, ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए घर में कोई इमरजेंसी आ जाए और आप मदद को तैयार हों, पर कहें कि पहले घर की चाबियां और जरूरी फैसले लेने का हक हमें दो, अभी दो। सही उदाहरण है। और इसी टाइम पे एक और बड़ी चीज हुई थी ना, गांधी जी ने नेहरू को अपना पॉलिटिकल सक्सेसर घोषित किया था। हाँ, जनवरी 1942 में AICC के सामने उन्होंने कहा कि हमारे बीच मतभेद रहे हैं, हमारी भाषा अलग है, पर दिल एक है, और उनके जाने के बाद नेहरू उनकी ही भाषा बोलेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग और दूर की सोच वाला स्टेटमेंट था। हाँ, मतलब गांधी जी देख रहे थे कि फ्यूचर लीडरशिप नेहरू के हाथ में जानी चाहिए, भले ही अप्रोच अलग हो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद एक गहरी अंडरस्टैंडिंग थी, एक विजन था। गांधी जी शायद नेहरू में वो डायनामिज्म देख रहे थे जो आज़ाद इंडिया को चलाने के लिए ज़रूरी होगा। जैसे कभी-कभी परिवार में बड़े बुजुर्ग उस बच्चे को जिम्मेदारी देते हैं जो शायद उनसे सबसे ज़्यादा बहस करता है, क्योंकि उन्हें उसकी काबिलियत पे भरोसा होता है। इंटरेस्टिंग। खैर, वापस वॉर सिचुएशन पर आते हैं। जापान आगे बढ़ रहा था, ब्रिटेन पर इंटरनेशनल प्रेशर भी था। हाँ, बहुत ज्यादा। अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, चीन के प्रेसिडेंट चांग काई शेक, ये सब चर्चिल पर दबाव डाल रहे थे कि भाई इंडिया का मसला सुलझाओ। उनका एक्टिव कोऑपरेशन वॉर के लिए जरूरी है, खासकर एशिया में। और ब्रिटेन की लेबर पार्टी भी यही कह रही थी। हाँ, लेबर पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठ रही थीं। चर्चिल खुद शायद इतने आगे नहीं बढ़ते, वो इंडियन नेशनलिज्म को लेकर काफी सख्त थे। लेकिन जब आपके वॉर एलाइज कह रहे हों और घर में भी प्रेशर हो, तो कुछ तो करना पड़ता है। तो इसी प्रेशर में क्रिप्स मिशन आया। एग्जैक्टली। ब्रिटिश वॉर कैबिनेट ने तय किया कि एक हाई लेवल मिशन इंडिया भेजा जाए। मार्च 1942 में ये मिशन दिल्ली पहुंचा। लीड कर रहे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स की प्रोफाइल तो अच्छी थी, लेबर पार्टी के थे, इंडियन मूवमेंट को सपोर्ट भी करते थे पहले। हाँ, वो कैबिनेट मिनिस्टर प्रे लेफ्ट विंग लेबर पार्टी से थे और उनकी रेपुटेशन थी कि वो इंडियन एस्पिरेशंस को समझते हैं। तो थोड़ी उम्मीद बंधी थी कि शायद कुछ पॉजिटिव होगा इस बार। क्रिप्स ने आते ही कहा भी कि ब्रिटिश पॉलिसी का एम है
अर्लीस्ट पॉसिबल रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सुनने में तो अच्छा लगा। सुनने में अच्छा लगा, लेकिन जो ड्राफ्ट डिक्लेरेशन वो लाए वो काफी निराशाजनक था। नेहरू ने बाद में लिखा भी कि जब उन्होंने प्रपोजल्स पहली बार पढ़े वो प्रोफाउंडली डिप्रेस्ड हो गए थे। ऐसा क्या था उसमें? आप अंदाजा इसी बात से लगा सकती हैं कि खुद ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एमरी, जो कि कंजर्वेटिव थे और कोई हमदर्दी नहीं रखते थे ज्यादा, उन्होंने भी प्राइवेटली इसे कंजर्वेटिव, रिएक्शनरी एंड लिमिटेड ऑफर कहा था। अरे बाप रे, जब ऑफर देने वाले ही ऐसा सोच रहे हैं तो सोचिए वो कितना कमजोर ऑफर रहा होगा। इससे ब्रिटिश सरकार की नीयत पर सवाल उठता है। क्या वो सच में पावर देना चाहते थे या सिर्फ वॉर में मदद लेने का एक तरीका था एलाइज को दिखाने के लिए? चलिए देखते हैं प्रपोजल्स क्या थे। पहला, जंग के बाद डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, फुल इंडिपेंडेंस नहीं। यहीं पर पहली प्रॉब्लम। डोमिनियन स्टेटस तो कांग्रेस 1929 में ही रिजेक्ट कर चुकी थी। उनका गोल तो पूर्ण स्वराज था, तो ये तो आउटडेटेड ऑफर था। बिल्कुल। दूसरा, एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनेगी जिसके मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होंगे। हाँ, लेकिन प्रिंसली स्टेट से राजा महाराजा के नॉमिनीज होंगे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं। ये तो सीधा सीधा अलोकतांत्रिक बात थी। मतलब डेमोक्रेसी आधी अधूरी। हाँ, आप देश का संविधान बना रहे हैं और उसमें बड़ी आबादी की नुमाइंदगी उनके राजा कर रहे हैं, जनता नहीं। ये कैसे मंजूर होता? तीसरा पॉइंट तो और भी खतरनाक था। पाकिस्तान की डिमांड को अकोमोडेट करने के लिए प्रोविजन था कि कोई भी प्रोविंस अगर नया कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट ना करना चाहे तो वो ब्रिटेन के साथ अलग फ्यूचर स्टेटस के लिए अग्रीमेंट कर सकता है। हाँ, ये तो एक तरह से पार्टीशन का दरवाजा खोल रहा था। कांग्रेस ने इसे देश को तोड़ने की कोशिश की तरह देखा। उनके लिए नेशनल यूनिटी सबसे ऊपर थी। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप कहें कि इस बिल्डिंग में हर फ्लैट अगर चाहे तो अपना अलग देश बना ले। सही कहा। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी के लिए, डिफेंस का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश के पास ही रहेगा। यही तो, जंग सर पे है, आप कॉपरेशन मांग रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि देश की रक्षा कैसे होगी ये हम ही तय करेंगे। वाइसरॉय का वीटो पावर भी बना रहेगा। मतलब सब्सटेंस ऑफ पावर तो मिला ही नहीं। कोई सेंस ही नहीं बनता। आप कह रहे हैं लड़ाई में साथ दो, पर लड़ाई कैसे लड़नी है ये हम बताएंगे। बिल्कुल। कांग्रेस का कहना था कि अगर हमें देश डिफेंड करना है तो डिफेंस में रियल शेयर भी चाहिए, इमीडिएट चाहिए। तो नेगोशिएशंस फेल हो गए। कांग्रेस ने साफ मना कर दिया। हाँ, उनके ऑब्जेक्शंस बिल्कुल क्लियर थे। डोमिनियन स्टेटस नहीं, प्रिंसली स्टेट्स में डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, पार्टीशन का प्रोविजन गलत है, और सबसे बढ़कर इमीडिएट इफेक्टिव पावर ट्रांसफर और डिफेंस में रियल शेयर चाहिए। ब्रिटिश सरकार ये मानने को तैयार नहीं हुई। क्या फेलियर सिर्फ इन प्रपोजल्स की वजह से हुआ या कोई और भी फैक्टर्स थे? ये भी एक जरूरी सवाल है। प्रपोजल्स तो कमजोर थे ही, लेकिन एक बड़ा कारण क्रिप्स की मजबूरी भी थी। उन्हें लंदन से साफ कहा गया था कि ड्राफ्ट डिक्लेरेशन से आगे नहीं बढ़ना है। ये टेक इट और लीव इट ऑफर जैसा था। अच्छा, मतलब उनके हाथ बंधे हुए थे। एक तरह से हाँ, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे चर्चिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एमेरी, वाइसरॉय लिनलिथगो और कमांडर इन चीफ वेवेल थे, जो चाहते ही नहीं थे कि क्रिप्स सफल हो। क्या बात कर रही हैं? वो क्यों नहीं चाहते थे? उन्हें लगता था क्रिप्स इंडियंस को ज्यादा कंसेशंस दे देंगे। तो रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने पीछे से क्रिप्स की कोशिशों को कमजोर किया, उन्हें सबोटाज किया। ये तो वैसी बात हुई कि आप किसी को बातचीत के लिए भेजो, पर उसके हाथ बांध दो और पीछे से दुआ करो कि वो फेल हो जाए। मतलब क्रिप्स एक तरह से ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट के कॉम्प्लिकेटेड गेम में एक मोहरा बन गए थे, कहा जा सकता है। तो क्रिप्स मिड अप्रैल में वापस चले गए और पीछे छोड़ गए एक फ्रस्ट्रेटेड, कड़वाहट से भरा हुआ इंडियन माहौल। गुस्सा था, मायूसी थी। हाँ, बहुत ज्यादा डिसल्यूजनमेंट था। एंटी फासिस्ट फोर्सेस जैसे चीन और सोवियत यूनियन के लोगों के लिए सिंपैथी अभी भी थी, लेकिन अब ये साफ हो गया था कि ब्रिटिश सरकार से समझौते की उम्मीद करना बेकार है। बिल्कुल। लोगों को लगने लगा कि अब सिचुएशन बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, इनटॉलरेबल हो गई है, और शायद वक्त आ गया है इंपीरियलिज्म पर एक फाइनल असॉल्ट का, एक अंतिम प्रहार का। तो क्रिप्स मिशन की फेलियर ने एक तरह से जमीन तैयार कर दी आगे के बड़े आंदोलन के लिए। हाँ, बिल्कुल। इसने वो चिंगारी भड़का दी जिसका नतीजा जल्द ही दिखने वाला था। इसने क्विट इंडिया मूवमेंट की नींव रख दी, कह सकते हैं। एक ऐसा मोमेंटम बना दिया कि अब पीछे हटना मुश्किल था। बिल्कुल। इस फेलियर ने आगे आने वाले क्विट इंडिया मूवमेंट की नींव रखी, जिसके बारे में हम शायद अगली डिस्कशंस में बात करेंगे। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 34,
The Crisis at Tripuri to the CRIPS Mission of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.